नमस्कार, मैं गोविंद। बैठे हुए समस्तीपुर के बीएसएसआर यूनियन ऑफिस में और हमारे साथ हैं बीएसएसआर यूनियन के सचिव। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर बीएसएसआर यूनियन किस क्षेत्र में कार्य करती है और भी कई चीज़ों के बारे में इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको इनसे परिचय करवा दूं। सर, आपका हमारा नमस्कार, मेरा नाम श्याम सुंदर कुमार है। हम बीएसएसआर यूनियन इकाई समस्तीपुर के सचिव हैं और बीएसएसआर यूनियन राज्य कमेटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं। सर, आपका जो बीएसएसआर यूनियन कमेटी है यह किस क्षेत्र में कार्य करती है? देखिए, खास करके हमारा जो बीएसएसआर यूनियन है जो विक्रय प्रतिनिधियों के हित की रक्षा के लिए काम करता है। जब इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई तो उस समय खास करके दवा के जो विक्रय प्रतिनिधि, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो कॉमनली जाने जाते हैं, उनके अधिकार के सुरक्षा के लिए यह संगठन बना और तब से अनवरत संघर्षरत है। और संघर्षों के फलस्वरूप बीएसएसआर यूनियन ने कई उपलब्धियां हासिल की है। जो 1976 में सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट हासिल किया, साथ ही जो श्रमिकों के सुरक्षा के, सामाजिक सुरक्षा के हित में जो कानून बनवाए, उसमें भी अहम भूमिका हमारा संगठन ने अदा किया है। दवा एवं विक्रय प्रतिनिधियों के हित में संगठन का क्या योगदान है? देखिए, जब 1976 से पहले दवा विक्रय प्रतिनिधि या विक्रय प्रतिनिधियों के लिए कोई नियम कानून नहीं था। वो मौखिक मुंह ही कानून हुआ करता था उस समय। लेकिन जब बीएसएसआर यूनियन और हमारा अखिल भारतीय संगठन, जो कि हमारा बीएसएसआर यूनियन से 10 साल के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना के बाद हम लोगों ने सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 हासिल किया। उसके बाद ट्राइपेटाइट कमेटी बना, जिसके बाद से सेल्स प्रतिनिधियों के हालात में सुधार आने शुरू हुए। और साथ ही साथ हमारा संगठन जो है सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी कार्य करता है, जिसमें खास करके दवा का दाम कम करने और दवा की गुणवत्तापूर्ण सस्ते दामों पर उपलब्धता, साथ ही साथ जीवन रक्षक दवाओं की जो उपलब्धता है बाजार में, वो सस्ते दामों पर कैसे सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हमारा संगठन लगातार कार्यरत है। सर, दवा संबंधित कई विसंगतियां अभी मार्केट में हैं और आपको देखने के लिए भी मिले, इसमें आपके संगठन का क्या योगदान है? देखिए, दवा के क्षेत्र में जितनी भी विसंगतियां हैं उस क्षेत्र में हमारा संगठन कार्यरत है। सबसे पहले दवा का जो बढ़ता मूल्य है, उसमें दवा का दाम कम करने के लिए हमारा पहला जो स्लोगन है, हमारा नारा होता है किसी भी चीज में, कि दवा का दाम कम किया जाए, ताकि 135 करोड़ लोग जो देश में हैं उनको खाने पीने के बाद अगर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो दवाओं की जरूरत पड़ती है। तो दवा का दाम कम किया जाए। चूंकि दवाओं पे 500% से लेकर 5000% तक मुनाफा है, तो दवा का दाम आसानी से कम किया जा सकता है और सस्ते दामों पर आम जनता को दवा उपलब्ध कराया जा सकता है। और रही जहां तक की बात की और दवा का दाम कम करना, तो अगर सरकार की इच्छा शक्ति रहेगी तो जो जीएसटी लगते हैं दवा के दाम पर, उसको अगर कम कर दिया जाए तो 12% से लेकर के 28% तक दवा के दाम को तुरंत कम किया जा सकता है, जो कि सरकार को इस ओर सोचना चाहिए, क्योंकि दवाएं जो है वो आम जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सर, सबसे बड़ी समस्या अभी है जो आम दुकानदार हैं जो दवा का विक्रय कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन आने से उन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा। क्या ऑनलाइन दवा बिक्री कानूनन वैध है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे देश के अंदर में दवा की बिक्री के लिए कानून बने हुए हैं। आप देखते होंगे कि दवा का जो है ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है दवा की खुदरा बिक्री के लिए, तो उसमें साथ ही साथ उसमें फार्मासिस्ट रखने का है, तो वो कानून है। उसके अंतर्गत अगर आप ऑनलाइन को देखें तो वो गैर कानूनी है, क्योंकि कोई फार्मासिस्ट तो दवा की जो है डिलीवरी करने घर तक जाता नहीं है। और साथ ही साथ अगर ऑनलाइन से दवा को जो पहुंचाया जाता है, आए दिन मीडिया के माध्यम से भी हम लोग देखते रहते हैं कि दवा जो ऑनलाइन माध्यम से घर तक सप्लाई किया जा रहा है, उसमें जो है डुप्लीकेट दवाएं सप्लाई की जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए अगर कानूनन नजरिए से देखें तो ऑनलाइन जो है वह गैर कानूनन है। और साथ ही साथ ऑनलाइन के आने से दवा विक्रय प्रतिनिधियों
के रोजगार के ऊपर भी असर पड़ेगा, और जो छोटे छोटे खुदरा व्यवसायी जो हैं दवा के जो खुदरा बिक्री करते हैं उनके भी दवा दुकान के ऊपर बिक्री पर असर पड़ेगा, जिससे लोग बेरोजगारी की ओर बढ़ेंगे और एक बेरोजगारी की एक भयावह परिस्थिति उत्पन्न होगी। सर, सबसे बड़ी समस्या अभी वर्तमान समय में मार्केट में यह है कि अलग अलग कंपनियां हैं मार्केट में, और अलग अलग कंपनी के दवा का अलग अलग रेट है, कंपोजिशन वही है, लेकिन ऐसा क्यों? जिससे कि आम गरीब आदमी को या आम आदमी को काफ़ी परेशानी होता है, निचले तबके के वर्ग इससे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, एक ही मॉलिक्यूल की अगर 10 कंपनी की दवा आप लेंगे तो 10 का दाम अलग अलग होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हर कंपनियों का अपना मुनाफा स्ट्रेटेजी अलग होता है कि हमको कौन सी दवा पे मुनाफा कमाना है, जिसके वजह से ये दवा का वेरिएंस होता है। और सारे रॉ मटेरियल जो है वो एक ही जगह से सारी कंपनियां लगभग खरीदती है, लेकिन उस मॉलिक्यूल के दवा के दामों में अंतर का कारण खास करके ये है कि कौन कंपनी किस दवा पे कितना मुनाफा कमाना चाहती है, कंपनियां स्वयं तय करती है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसके वजह से ऐसा होता है। अगर सरकार उस मॉलिक्यूल का तय कर दे, जैसे मान लिया जाए पैरासीटामोल का, सरकार तय कर देती है कि उसका दाम 10 रुपया होना चाहिए 10 गोली का, तो सारे कंपनियों के पास मजबूरी होगी कि वो 10 गोली का 10 ही रुपया दाम रखेंगे। या कोई एंटीबायोटिक है, सिफिकजाइम है या एजिथ्रोमाइसिन है, उसका अगर सरकार मूल्य तय कर देती है, इसी प्रकार सारे दवा का अगर दाम तय कर दे तो सारी कंपनियों के पास मजबूरी होगी और एक दाम में दवा जो है मार्केट में सस्ते दामों पर उपलब्ध